और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अंबाला बॉर्डर पर किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पुलिस एहलकारों ने किसानों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इससे पहले पुलिस पर पथराव भी हुआ था। इसी के बाद किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। आपको बताएं कि ज़राई क़वानीन और लेबर लॉ में तब्दीली के खिलाफ किसानों और ट्रेड यूनियनों का एहतजाज जारी है। ज़राई क़वानीन और मजदूर क़वानीन में बदलाव के खिलाफ मुख्तलिफ किसान और मजदूर तंजीमें ज़बरदस्त एहतजाज कर रही हैं। नीचे चले गए यारो, नीचे चले गए। हाथ पे पत्थर लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एहतजाज अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किसानों का एहतजाज। ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਯੂਪੀ ਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਜਾਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਇਕੱਠੇ, ਪੁਲਿਸ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਭਾਜੂ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੜਨਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਖਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤਵਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ रहांगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज के हवाले से रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़राई क़वानीन 100% किसानों के फ़ायदे के लिए है। ज़राई क़वानीन को लेकर अपोजिशन पार्टियां सियासत कर रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कंसेप्ट है और जो संकल्प है वो हमारे देश का जो किसान है, जो कमज़ोर तबका है, जो गरीब है, जो मज़दूर है, उसकी आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली है। अभी तक जो है वो अन्न पर तो लोगों की नज़र रही, लेकिन अन्नदाता नज़रअंदाज रहा। कृषि प्रधान देश तो हम कहते रहे, लेकिन कृषक प्रधान देश बनाने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया था। मोदी जी ने इन 6 सालों में इस कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश के रास्ते पे तेज़ी से आगे बढ़ाया है और उसके लिए साफ नीयत से स्पष्ट नीति के साथ तमाम जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस बड़े बदलाव से बेचैन हैं और इस बड़े बदलाव से जो लोग बेचैन हैं वो लोग हैं जो बिचौलियों के साथी संगी हैं। ये वो लोग हैं जो आज तक जो है वो अन्न का तो आनंद उठाते रहे, लेकिन अन्नदाता को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते रहे या उसका शोषण करते रहे। अब वो नहीं चलेगा। जहाँ तक हमारे किसान हैं, हमारे किसान भाइयों की बात है, हर बात को सरकार हमेशा सुनती रही है, सुनने को तैयार रही है। कृषक बिल है, कृषक बिल में पूरी तरह से किसानों के हितों की 100% रक्षा और सुरक्षा की गई है। बिचौलियों और बेईमानों से किसानों और हमारे अन्नदाताओं को मुक्त करने और मुक्ति दिलाने की बात की गई है। कुछ लोग उसमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब उनके पास तो कोई मुद्दे रह नहीं गए हैं, तो इन मुद्दों के आधार पर लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा करो, कंट्राडिक्शन पैदा करो। कैसे जो है वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक दुकानें और राजनीतिक रोटियां सेको, वो अब नहीं चलेगा। किसानों के हित में है, 100% कृषक बिल भी किसानों के हित में है, ये सरकार भी किसानों के हित में है और प्रधानमंत्री तो 100%। जिस दिन मोदी जी ने दिल्ली में जनता ने जनादेश दिल्ली की सत्ता का दिया मोदी जी को, उनका संकल्प था मेरा गांव, मेरा देश, मेरा कृषक, मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा गरीब, और उस संकल्प के साथ आज तक सरकार काम कर रही है और उसका इम्पैक्ट और उसका असर पूरी दुनिया में, पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। नाज़रीन, चलिए इस वक्त हम अपने साथी रवि मिश्रा का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रवि। लगातार वहां से आप तमाम चीजें कवर कर रहे हैं, अभी क्या कुछ वहां पर हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि टकराव की सूरत लगातार दिखाई दे रही है?
बिल्कुल सना, देखिए जो करनाल बाईपास हाईवे है वहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी गई है। प्रशासन द्वारा किसानों को हरियाणा के उस पार ही रखा गया है। तमाम भारी संख्या में किसान हाईवे पे मौजूद हैं और उनको दिल्ली के इस पार आने से रोका जा रहा है। इस वक्त मैं आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे के पास मौजूद हूँ और गुरुद्वारे के बाहर पूरी बैरिकेडिंग लगा रखी गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। इस मजनू के टीले गुरुद्वारे के पास यहाँ पर सभी किसानों को एकजुट होना था और यहाँ से राजघाट की तरफ कूच करना था, मगर किसान यहाँ पहुँचने में असमर्थ हुए और किसानों को दिल्ली की तरफ आने से रोक दिया गया। मगर सुरक्षा बल यहाँ मौजूद हैं। कुछ किसान जो कि दिल्ली में पहले से मौजूद थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी पुलिस को गिरफ्तारी दी। पुलिस ने उन्हें यहाँ पर डिटेन कर लिया है। तकरीबन 10 से 15 किसान थे जो कि किसी न किसी रास्ते से दिल्ली तक पहुंच सके, मगर पुलिस ने उन्हें यहां गिरफ्तार कर लिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट है यहां पर और बीएसएफ के जवान भी हैं, बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं यहां पर जो कि समय समय पे गश्त लगा रहे हैं। जी। और यहां पे काफ़ी ट्रैफिक जाम था जो कि अब रास्ता सुचारू रूप से चल रहा है, मगर किसान अभी दिल्ली के बॉर्डर में दाखिल नहीं हो पाए हैं। अलग अलग कोने से जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है। बात करें जंतर मंतर की, बात करें रामलीला ग्राउंड की, बात करें करनाल बाईपास की, तो यहाँ पर पुलिस ने किसी भी तरीके से किसानों को आने से रोक रखा है। जी रवि, जिस तरह से आप लगातार किसानों से बात कर रहे थे उस वक्त भी उनका साफ तौर पर कहना था कि वो झुकेंगे नहीं। आपसे जानना चाहेंगे, किसान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं, 1 हफ्ते का राशन तक लेकर वो वहां पर पहुंचे हैं, तमाम तर तैयारियां हैं, अभी तक इनसे बातचीत के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? देखिए, साफ तौर पर प्रेम सिंह गहलोत जो कि हरियाणा के बड़े किसान नेता है वो यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। शीर्ष नेतृत्व के नेता है, मगर उनकी जो किसानों की जो एकजुटता है वो उन तक नहीं पहुँच पाई। फिलहाल वो यहाँ से नदारद हो चुके हैं। काफ़ी किसान जो नेता यहाँ पहुँचे थे उनको पुलिस डिटेन कर चुकी है। साफ तौर पे 3 दिसंबर को केंद्र सरकार के साथ कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्री के साथ विज्ञान भवन में उनकी एक बैठक होने वाली है। मगर साफ तौर पे किसानों का कहना है अगर उन्हें रोका गया तो वो वहीं रुक जाएंगे। वो देश के अन्नदाता हैं, उनके पास खाने की कमी नहीं, वो अपना राशन साथ लेके आए हैं और वो इस प्रोटेस्ट को आखिरी मोड़ तक अंजाम देना चाहते हैं। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो सड़कों पर यूं ही बैठे रहेंगे। जी रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आसपास के तमाम इलाकों के जो किसान हैं वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो यानी एक बड़ा टकराव होने की सूरत हाल भी लगातार नजर आ रही है। इस सब को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। बिल्कुल, देखिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बात करें दिल्ली यूपी बॉर्डर की, बात करें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की, दिल्ली पंजाब बॉर्डर की, तो तमाम बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान कहें, आप आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, प्रशासन के बड़े आला अधिकारी की बात करें, तो सब मुस्तैद हैं और किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। कुछ किसान जत्थेबंदियां अलग अलग रास्ते से दिल्ली पहुंची, मगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जैसी जानकारी मिल रही है पूरी दिल्ली से तकरीबन 500 से ज़्यादा किसान जो कि अलग अलग जगह से आए थे, पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया है। पुलिस अभी भी मुस्तैदी की तरह यहाँ पर बरकरार है और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी किसान जत्था यहाँ पे पहुँचता है वो गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। साफ तौर पे ये बड़ा आंदोलन होने वाला था जो कि अब विफल नज़र आ रहा है, मगर किसानों की बात माने तो उनका कहना है कि वो अपने इस आंदोलन पे अड़े रहेंगे और जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी होंगी आंदोलन जारी रहेगा। जी सना। और रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तमाम किसान जो हैं वो जमा हो रहे हैं और इस सब के बीच में अरविंद केजरीवाल का भी ये कहना था कि किसानों की बात सुनी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम जो किसान हैं ये लगातार मांग कर रहे हैं कि सेंटर उनकी बात सुने। सेंटर की तरफ से उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? बातचीत हो रही है लेकिन वो बयानात मीडिया में सामने आ रहे हैं, आमने सामने बैठकर बातचीत क्यों नहीं हो रही? देखिए, साफ तौर पे 3 तारीख को किसानों की एक बैठक होने वाली है विज्ञान भवन में कृषि मंत्रालय के साथ, जहां पर जो ये शंकाएं हैं किसानों की इन 3 कानूनों को लेकर उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। मगर किसानों का कहना है
एमएसपी उनकी जो बरकरार रहनी चाहिए, एमएसपी में फेरबदल नहीं होना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि एमएसपी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, मगर राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं किसान नेताओं की बात कहें, उनकी बात माने तो उनका कहना है कि सरकारों ने पूरा प्रशासन लगा दिया है उनको रोकने के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो उनका आंदोलन सफल है, क्योंकि इतनी सुरक्षा, इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ किसान, देश के अन्नदाताओं को रोकने के लिए। अब किसान तैयार हैं अपनी बात को आगे लाने के लिए, मगर दोनों तरीके से हाथ मिलाना चाहिए। और 3 तारीख को एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है विज्ञान भवन में दिल्ली है। देखना ये होगा इस बैठक में क्या उनकी शंकाएं दूर होती हैं, जो सवाल किसानों के मन में हैं उनका जवाब केंद्र सरकार उनको देती है या नहीं, ये देखना होगा। जी रवि मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार वहाँ के हालात पे हमारी नज़र बनी हुई है। और ब्रेक के बाद कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक बड़ी अफसोसनाक खबर। जी हां, तारीखी शहर मैसूर का एक कदीम ईदगाह अब नीलाम की जा रही है। कर्ज अदा न करने पर कैनरा बैंक ने 30 नवंबर 2020 को नीलामी की तारीख तक मुकर्रर कर दी है। ईदगाह की मिल्कियत समेत चंद दीगर इमलाक को गिरवी रखते हुए 8 करोड़ 95 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया गया। ईदगाह की निगरानी करने वाले ट्रस्ट रिफाल मुस्लिमीन ने साल 2009 में कैनरा बैंक से ये लोन हासिल किया। अब इस कर्ज की रकम बढ़कर तकरीबन 32 करोड़ रुपए हो चुकी है। मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ ने इल्जाम आयद किया कि इस पूरे मामले में वक्फ जमीन के साथ खिलवाड़ किया गया। रिफा अल मुस्लिमीन के ट्रस्टी इसके लिए राज तौर पर जिम्मेदार हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अफसरों के साथ मीडिया से खिताब करते हुए तनवीर सेठ ने कहा कि इस नीलामी को रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। 95 करोड़ रुपए का लोन लेने की कोशिश की है, जिसमें अब तक इन्होंने 8 करोड़ 95 लाख रुपए का लोन लिया है। इसकी अदायगी जिस दिन से इन्होंने लोन लिया है, अदायगी आज तक नहीं किया है। इस वजह से मैसूर का कदीम ईदगाह, जहां लाखों लोग, करोड़ों लोग आज तक सजदा करते आए हैं, इस जगह को इन्होंने गिरवी रखा। 8 करोड़ 95 लाख का आज 32 करोड़ रुपए का इन्होंने दावा रखा है और औकाफ की जगह की भी इसमें मिलाकर नीलामी का तारीख 30 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है। 30 नवंबर ऑनलाइन में हो रहा है, इसलिए हमने उनको है ना इन पर्सन नोटिस भी दी है, ईमेल के जरिए नोटिस दी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रऊफ अहमद हलूर। रऊफ, बेहद अफसोसनाक खबर, इतनी पुरानी ईदगाह नीलामी के कगार पर आ गई है। कौन जिम्मेदार है और इसको रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है काफी तशवीशनाक और अफसोसनाक है, क्योंकि एक ईदगाह जो तारीखी शहर मैसूर का कदीम ईदगाह है, रिफाहिल मुस्लिमीन ट्रस्ट के निगरानी में ये ईदगाह मौजूद है और ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने जो कर्ज लिया था उस वजह से जो है ईदगाह और ट्रस्ट की और वक्फ की चंद दीगर इमलाक इस वक्त जो है नीलामी में आ गए हैं और 30 नवंबर 2020 को ये नीलामी की तारीख मुकर्रर की गई है। तो इस लिहाज से काफी तशवीशनाक बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कर्ज की रकम अब 32 करोड़ रुपए हो चुकी है और जब से ये कर्ज लिया गया है उसमें 1 पैसा भी इन्होंने अदा नहीं किया। तो अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि आखिर ये मामला पूरा कैसे पेश आया और इतने देर के बाद ये क्यों मंजर-ए-आम पर, इतनी ताखिर से कैसे मंजर-ए-आम पर आया, क्यों इसके लिए उस वक्त आवाज नहीं उठाई गई इस घोटाले के खिलाफ, जो इस बदउनवानी के खिलाफ। तो इस तरह के कई सवालात इस वक्त सामने आ रहे हैं।
जी रऊफ, तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी जारी है, लेकिन आखिर इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि 30 नवंबर की तारीख जो है वो मुकर्रर की है। मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ ने कहा कि वो फौरी तौर पर जो है बैंक को नोटिस जारी किए हुए हैं और फिर बाद में से वक्फ बोर्ड की जानिब से, तनवीर सेठ जो है कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से भी तमाम जो मुतल्लिका महकमे हैं उनको नोटिस जारी करते हुए फौरी तौर पर इस नीलामी को रोकने की कोशिश की जा रही है। और तनवीर सेठ ने ये बात भी कही कि वो इमीडिएटली वजीर आला येडियुरप्पा से भी मुलाकात करेंगे और इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश वजीर आला से दरख्वास्त करेंगे। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि मैसूर का जो ईदगाह इस वक्त एक खतरे में है, हम कह सकते हैं। और जैसा कि इससे पहले हमारी बात ट्रस्ट के नुमाइंदों से भी हुई है, ट्रस्ट के नुमाइंदे अपनी सफाई में ये बात कह रहे हैं कि ईदगाह की इमलाक पर कर्ज नहीं लिया गया है, क्योंकि ट्रस्ट की 2 एकड़ अराजी थी उसके पर कर्ज लिया गया है। ये बात ट्रस्ट के जिम्मेदार कह रहे हैं, लेकिन ईदगाह को नोटिस कैसे जारी हुई ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। बीजेपी ने जीएचएमसी के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों जीएचएमसी का ये मैनिफेस्टो जारी किया गया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए फडणवीस ने कहा कि बीजेपी जीएचएमसी पर कब्जा करने के बाद एलआरएस को रद्द कर देगी। सैलाब मुतासरीन के लिए 25,000 रुपए की माली इमदाद की जाएगी। इसके अलावा पुराने शहर की तरक्की के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाएगा। सिटी बसों और मेट्रो में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत भी फराहम की जाएगी। हम लोगों ने यह भी तय किया है कि एलआरएस आज 15,000 करोड़ रुपए का बर्डन एक प्रकार से लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। वी विल स्क्रैप दिस एलआरएस। हम सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से इस बारिश में हैदराबाद पूरा डूबा, 25% एरिया तो तकरीबन कंप्लीट फ्लड में था और इतना नुकसान हुआ कि लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, उसकी घटनाएं भी हैदराबाद में हमको देखने को मिली। इतना महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन ये पानी की निकासी के लिए जो ड्रेनेज की व्यवस्था को अपडेट किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट, और ये इंक्रोचमेंट केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया हुआ इंक्रोचमेंट, कि यहां पर जिनका नुकसान फ्लड्स में हुआ है उनको डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में 25,000 रुपए 25,000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड थ्रू डीबीटी इन देयर अकाउंट्स। उनको सीधी मदद जो है वो इस मामले में की जाएगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि हमारी जो माताएं बहनें, हमारी महिलाएं हैं, उनको हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेट्रो हो चाहे बस हो, इसमें हम लोग उनको फ्री ट्रैवल की परमिशन देंगे। और ये हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसके साथ हम लोग एक एग्रीमेंट करके उसको जिस प्रकार से सब्सिडाइज करना है उस हिसाब से हम लोग उसको सब्सिडाइज करेंगे, ताकि ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज्यादा उसका बोझा न पड़े। समाजी कारकुन लुबना सरवत हल्का आसिफ नगर से बतौर आज़ाद उम्मीदवार बल्दी हैदराबाद के इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं।
लुबना सरवत का मानना है कि अगर वो जीत जाती हैं तो वो इस हलके में वार्ड कमेटियों का क़याम अमल में लाएंगी। लुबना सरवत इससे पहले हैदराबाद के हलके लोकसभा के अलावा हलका असम्बली कारवान से भी इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने लुबना सरवत से GHMC इंतखाबात पर ख़ास बातचीत की। वोटर्स काफ़ी मासूम है। उनको क्या है कि यहाँ पर पिछले 5, 10, 15, 20 साल से वो लोग बहुत कुछ झेल रहे, वो खुद सुना रहे बात को। और एक सबसे अहम चीज़ ये है कि दस्तूर हिंद के मुताबिक और कानून के मुताबिक वोटर के पास से वोट लेने के बाद कॉर्पोरेटर को इमीडिएटली वार्ड कमेटी बिठाना पड़ता है, ताकि कॉर्पोरेटर और आवाम जो वोट दिए वो मसले मसाइल वहीं वो कमेटी में हर 2-3 महीने में कमेटी बिठा के उसको करना पड़ता है। तो पिछले 5 साल से तेलंगाना की गवर्नमेंट में GHMC आने के बाद एक वार्ड में एक कमेटी की मीटिंग भी नहीं हुई। अल्लाह की रहमत से हम अगर कॉर्पोरेटर बन गए, कॉर्पोरेटर बनने के बाद 4 तारीख को 20 तारीख के अंदर पूरी वार्ड कमेटी बैठेंगी इधर। और मारूफ समाजी कारकुन और हल्का आसिफ नगर की आज़ाद उम्मीदवार लुबना सरवत को इंतखाबी मुहिम के दौरान तल्ख तजुर्बे का भी सामना करना पड़ा। लुबना सरवत ने MIM कारकुनों पर धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया है। लुबना सरवत GHMC के इंतखाबात में हल्का आसिफ नगर से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला कर रही हैं। जब उन्होंने आसिफ नगर में तशरीरी मुहिम का आगाज़ किया तो मकामी MIM कारकुनों ने उन्हें तशरीरी मुहिम करने से ही रोक दिया। लुबना सरवत ने DGP सिटी पुलिस कमिश्नर को ट्वीट करते हुए उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। नहीं भैया, जब से उन हमला औरतों का वीडियो निकाले वो गलत है ना। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है। ये 2018 में कायम हुआ था। रैकेट बैंकर्स के जरिए जागरण पहल और दी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फुजला उठाने वालों की तरबियत और बाज़ाबातकारी के लिए इस कॉलेज को शुरू किया गया था। हाँ, आप में से कई लोग इस बारे में पहली ही बार सुन रहे हैं, जैसे कि विजय। मेरा नाम विजय टाक है। मैं वहाँ पर पहली बार गया तो मुझे ऐसा लगा देख के, अरे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बोले तो कॉलेज ऐसा पहली बार सुनने में अजब-व-गरीब लगा। टॉयलेट कॉलेज ये ऐसा लगने, तो ऐसा भी होता है क्या टॉयलेट कॉलेज है? तो वहाँ पे जाने के बाद देखा तो सब अच्छा लगा और एक मन में वो हुआ कि नहीं, यहाँ मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कोई काम करना है तो वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट काम करते थे, तो सेफ्टी किट यूज़ नहीं करते थे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमें हैंड ग्लोव्स पहनने चाहिए। समझो सीवर में उतरना है तो एक जैकेट था, वो सेफ्टी किट का जैकेट वो दिया गया, गम बूट दिए गए। फिर वो पहनने के बाद सीवर में उतरा तो कुछ भी वो नहीं हुआ ना, तो उससे और अपनी गंदगी से और अपना संपर्क नहीं हुआ। तो इसे वो उतारने के बाद सिर्फ उसे वॉश कर लिया और उसे सैनिटाइज़र कर लिया तो एकदम क्लीन। मुझे भी कुछ उससे वो नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा लगता था जब खाना खाने बैठते तो याद आती थी तो खाना खाने को मन नहीं करता था। What we actually did in the World Toilet College was brought them in, and over a 5-day period we were able to train them on several things. Train them on hygiene, train them on how to make sure that sanitation is done the right way, make them understand what their rights are basically as Indian citizens. So at the end of this, we were able to kind of place them with some really benevolent companies in housekeeping jobs, in cleaning jobs, in hospitals, in hotels and so on and so forth. And I'm really happy that till the end of 2019, very early 2020, before COVID started, we had trained and rehabilitated and placed in jobs 5,000 plus manual scavengers in Aurangabad, Bombay and Pune. सेहतमंद रहने के लिए सबसे ज़रूरी है दूध, जिसमें मियारी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए ज़रूरी है दूध। तो दूध पीजिए हर रोज़ 1 गिलास। अमूल दूध। स्टे होम, स्टे फिट। आदाब।